ये टॉपिक है क्लास 12th के लिए जिसका नाम है टोराइड। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो को देखा होगा, मेरा क्लास देखा होगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट में सोलेनॉइड के बारे में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसको देखा होगा तो ये सोलेनॉइड का ही थोड़ा सा ये डिफॉर्म फॉर्म है। यूँ कहा जाए कि सोलेनॉइड को जो हम लोग बनाते हैं उसमें ये कहा गया था कि कोई एक इंसुलेटेड कॉपर या कोई मेटेलिक वायर है और इसको बिल्कुल स्पाइरल शेप का हम लोग बनाते हैं, यानी स्प्रिंग टाइप का बनाते हैं और काफ़ी टाइटली वाउंडेड होता है, यानी ये जो टर्न्स होता है एक दूसरे से काफ़ी सटा हुआ होता है। तो इस तरह का जो एक शेप होता है जिसको हम लोगों ने कहा था सोलेनॉइड कहा था। और इस सोलेनॉइड के एक एंड से दूसरे एंड में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, जब करंट फ्लो करता है, बहता है, तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और एम्पियर के सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। यह आया था म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे म्यू नॉट ये फ्री स्पेस एयर का जो है परमिएबिलिटी है और ये जो एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ मान लो अगर एल है तो पूरे लेंथ में मान लिया जाए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो पर यूनिट लेंथ में एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, एन हो गया, कैपिटल एन। और यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन अपॉन एल। और पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने फेरे उसके तार के लपेटे गए हैं। तो दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और यहाँ पे एक टर्न में कितना करंट फ्लो करता है, यानी आई। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने सोलेनॉइड में ये निकाल चुका है। तो इससे पहले अगर आपने उसको पहले देख लिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं तो जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वैल्यू कैसे निकाला गया है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं टोराइड का, तो ये टोराइड एक सोलेनॉइड का एक डिफॉर्म रूप है। डिफॉर्म का मतलब है कि ये जो हमारा एक सर्कुलर स्पाइरल टाइप का स्प्रिंग टाइप का ये जो हमारा सोलेनॉइड है, इसके दोनों एंड्स को पकड़ करके इसे राउंड शेप देकर के दोनों को मिला दिया जाए तो इस तरह का शेप बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं टोराइड कहते हैं। तो ये टोराइड क्या है, तो टोराइड का डेफिनेशन बहुत छोटा है। टोराइड इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये तांबे का, कॉपर का लग रहा है, ये बिल्कुल कॉपर का कलर का है और ऐसा लग रहा है कि नेकेड वायर। ये नेकेड वायर नहीं है, ये इंसुलेटेड है। उसमें एक कवरिंग होता है और ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है जिसको वार्निश कहते हैं, वो कवरिंग होता है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नेकेड वायर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा रहता है, तो उसको इंसुलेटेड वायर कहते हैं। टाइटली बाउंड, यानी ये जो गैप दिखाया गया इतना गैप नहीं रहता है, बिल्कुल टाइट रहता है, बिल्कुल एक टर्न दूसरे टर्न के बिल्कुल सटा हुआ होता है। टाइटली बाउंड ऑन सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग होता है, उसी में ये जो इंसुलेटेड वायर होता है वो चिपका होता है, ये के टाइट किया हुआ, बाउंड लपेटा हुआ होता है। तो ये जो एक अंदर में एक मटेरियल है, यहाँ एक मटेरियल आपको नजर आता होगा प्रैक्टिकली। ये मटेरियल के बारे में जनरली डिस्कस नहीं किया जाता किताबों में, और चूंकि एग्जाम में आपको इसके बारे में लिखना भी नहीं पड़ता है तो इसलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना रहता है। लेकिन सो फार एज नॉलेज तो मेरा मानना है कि इसके बारे में जान लेना चाहिए। ये जो जिस फ्रेम के ऊपर, जिस सब्सटेंस के ऊपर आप ये तार को लपेट रहे हो, उस तार को, उस सब्सटेंस को हम लोग फेराइट कोर कहते हैं। इसका नाम है फेराइट कोर। अब ये फेराइट कोर क्या है, तो ये फेराइट कोर जो है बच्चों ये एक तरह का सब्सटेंस है। 1940 में एक सब्सटेंस एलॉय टाइप का बनाया गया है। ये नॉन मेटेलिक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक है बट मेटेलिक नहीं है। इसको बोलते हैं कि ये नॉन मेटेलिक, ओनली फॉर नॉलेज में बता रहा हूँ, एग्जाम से इसको कोई लेना देना नहीं है आपको। क्योंकि एक बात सामने आती है कि तार जिसमें लपेटते हैं वो सब्सटेंस किस चीज़ का, क्या लोहे पे लपेटते हैं। जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जब कहते हैं कि जब कोई कॉइल लपेटने की बात होती है तो हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर पे उसको लपेटते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये बात आता होगा कि आखिर ये अंदर में जो मटेरियल वो क्या है। तो कोई खास नहीं है, उसके बारे में बता देता हूं बहुत शॉर्ट में। नॉन मेटेलिक है और नॉन मेटेलिक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये नॉन मेटेलिक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस बट मेटेलिक नहीं है। और ये सेरामिक के तरह से होता है, सेरामिक लाइक
ये हार्ड भी होता है और एंड ब्रिटल भी होता है, भंगुर होता है, यानी ऊपर से जोर से हथौड़ा से अगर मार दिया जाए तो ये चकनाचूर हो जाएगा। और ये हार्ड भी होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है हाईली रेजिस्टिव होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाईली रेजिस्टेंस वायर होता है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट का फ्लो उससे होकर के मुश्किल हो जाएगा। जब करंट का फ्लो में काफ़ी रेजिस्टेंस फील करेगा, लाइकली टू बी के करंट फ्लो अगर नहीं करता है तो हम लोग उसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं, या हम लोग उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो लाइकली टू बी इंसुलेटर है, लेकिन इंसुलेटर नहीं है, ये दूसरे टाइप का नॉन मेटेलिक है, लेकिन ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, सेरामिक की तरह से होता है, जैसे क्रोकरीज वगैरह होता है, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ जो बने होते हैं जिसको सेरामिक कहते हैं, उसी की तरह से होता है। हार्ड है, ब्रिटल है और हाईली रेजिस्टिव होता है ये सब्सटेंस जो अंदर में होता है। तो इसकी एक जानकारी मैंने दे दी है, हालांकि बुक्स में इसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, देने वाला देते नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब एक बात ये आता है कि ये तो चलो ये रिंग टाइप का हमने इसको राउंड शेप में इसको बना दिया, बट इनके अंदर जो एक मटेरियल हमने कहा कि कोर है, जो भी कोर है इसके अंदर जिसको हम लोग फेराइट कोर कहते हैं, तो दैट वेरी कोर का शेप कैसा है, तो ये भी एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि ये शेप किस तरह का आता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक ले करके आप बोलते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वायर्स को लपेट दिया जाए, इस तरह से वायर्स हम लोग जो इसके ऊपर में लपेट देते हैं, बोलते हैं वायर लपेट दिया जाए, इस तरह से वायर लपेट दिया जाता है। तो कहने के स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि जिसके ऊपर हम वायर लपेटते हैं दैट इज वो फ्रेम, यानी क्या है वो तो बता दिया मैंने, क्या नाम है उसका, किससे बना होता है। और दूसरी बात कहीं के किताबों में उसको Fe3O4 फॉर्मूला से जाना जाता है उस फेराइट कोर को, तो आप इसको इसमें जाना नहीं, आपको इससे कोई मतलब है नहीं। जब ये फ्रेम पे इस तरह से लपेटते हैं तो फ्रेम का शेप के बारे में दिमाग में आता है कि फ्रेम का शेप कैसा होता है। तो ये फ्रेम का शेप बच्चों ये दो तरह का हो सकता है, यहाँ हमें उसका सेक्शन बताया है, चाहे तो वो राउंड शेप का होता है, यानी जो पूरा कोर है इस तरह का होगा, या आपको इस तरह से स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। ये तो दोनों शेप पॉसिबल है, कोई भी शेप हो सकता है। तो ये तो बात हुई टोरॉइड के बारे में। अब हम लोग टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मान लिया कि टोरॉइड के एक एंड से दूसरे एंड में हमने करंट फ्लो कराया है, इसमें टोरॉइड का हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है। अगर मान लो अगर कोई हमने किसी राउंड फिगर में किसी, मान लिया जाए कि अगर हमने कोई सर्कुलर शेप का कोई लिया है, तो ये एक सर्कुलर शेप का एक रिंग ले लिया इस तरह से, और इसके ऊपर हमने वायर्स को लपेट लिया, तो ये वायर ऐसे गया, वायर को हमने इस तरह से लपेटने की कोशिश करा, इसे गया। अब यहाँ से इस तरह से वायर लपेटते हुए हम लोग इसको लेके आते हैं, ये वायर लपेटते हुए। अब इसमें करंट का डायरेक्शन होता है, अब ये वायर यहाँ से निकला। अब मान लिया कि अगर हमने इसमें करंट इधर से दिया, इधर से अगर करंट दिया तो इधर से आउट हो जाएगा करंट, तो अब हर टर्न में करंट ऐसे जाएगा, इस तरह से करंट ये आपको दिख पड़ेगा, करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है ऐसे नजर आएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस सेक्शन में काट लेते हैं। काट लेने का मतलब है कि अगर हम बाहर से, जैसे बाहर वाले रिंग के पेरीफेरी से अगर हम देखेंगे तो करंट आता हुआ है और अंदर की तरफ वो जाता हुआ नजर आता है। तो करंट अगर हमारा आता हुआ डायरेक्शन में अगर हम दिखाते हैं, अगर आते हुए डायरेक्शन में दिखाते हैं एरो में, तो हम लोग एरो को इस तरह से देखते हैं कि एरो का नोक को देखते हैं, ये थोड़ा सा पार्शियली वो राउंड शेप का होता है, और एरो में पीछे की तरफ इस तरह का क्रॉस लगा देते हैं। तो अगर आप एरो यानी करंट के डायरेक्शन की तरफ आप खड़े हो, जिधर से करंट निकलता है, जैसे इस साइड से, इस छोर से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा था, यहाँ से करंट निकल रहा है, तो आपको यहाँ करंट निकलते हुए यहाँ पे राउंड शेप का नजर आएगा। और यहाँ पे जब इन करता है, जब आप करंट को सामने से देख रहे हो तो ये आपको नजर आ रहा है, जब वो इन करता है, जब वो यहाँ पे इन करेगा करंट, तो वहाँ पे एरो का पीछे वाला भाग यानी क्रॉस हमको नजर आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे
कुछ चिन्ह लगा देते हैं, अंदर की तरफ क्रॉस कर दिया, और जब इसका क्रॉस सेक्शन काट लिया तो हमने जो डॉट दिया, ये डॉट का मतलब होता है ये करंट जो है आउटवर्ड है, यानी करंट इसके अंदर से बाहर की तरफ आता है। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात यहाँ हो रही है, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ निकलता है। और ये निकलने के बाद जैसे करंट इधर की तरफ इन करता है, हर बार इन करता है, तो अंदर में क्रॉस दिखाने का मतलब है कि आप करंट के पीछे की तरफ देख रहे हो कि वो इन कर रहा है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ हमने क्या करा, क्रॉस डाल दिया। ये सारा क्रॉस का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे इनवर्ड है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे इनवर्ड है, और ये डॉट जो दिखा रहा है ये डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड है। तो ये दो चीज यहाँ पे आपको समझ लेना, ये जो हमने यहाँ तार लपेटा हुआ है टोरॉइड का, इसका क्रॉस सेक्शन इसको हमने काट के यहाँ पे दिखाने की कोशिश करा है। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करना है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन के लिए हमारे पास अब 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तलाश करेंगे। एक पॉइंट तो है कि सोलेनॉइड के बिल्कुल मिडिल पोर्शन में, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे। दूसरा हम देखना चाहते हैं कि ये जो टोरॉइड जो लपेटा गया, ये जो तार ऐसे करके लपेटा गया, इस तरह से तार जो ऐसे जा रहा है, करंट का ये डायरेक्शन है, तो ये जो इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो अब एक तो ये है कि बिल्कुल इनसाइड, यानी जो सर्कुलर शेप हमने दिया है टोरॉइड का, उसके बिल्कुल मिडिल वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट P1। दूसरा पॉइंट हमने लिया इस टोरॉइड के अंदर का, टोरॉइड के अंदर का एक पॉइंट ले लिया, ये जो सर्कल नजर आता है इसको हम लोग एक्सिस ऑफ टोरॉइड भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ टोरॉइड, एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो ये एक्सिस ऑफ टोरॉइड में भी हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड तलाश करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा P2 है, और तीसरा पॉइंट है हमारा आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर की तरफ एक पॉइंट लेते हैं हम P3। तो ये 3 जगह हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, 3 जगह बारी बारी से देखेंगे। अब हम लोग P1 के लिए देख रहे हैं, यहां पे हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बारी बारी से। पहले पोजीशन में कहा देखेंगे, एट P1 पोजीशन, एट P1 पोजीशन में देखते हैं। यहां पे हमें देखना यह है कि इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने यहां पे एक सर्कल डाल दिया इस तरह का। ये अब ये देखना है कि ये जो हमारा स्पेस है, ये जो सर्कुलर स्पेस है, इसके अंदर में ये सर्कल, या यूं कहा जाए कि ये जो लूप है, दिस लूप डज नॉट इनसर्कल या इनक्लोजेस एनी करंट। यानी ये जो लूप आप देख रहे हो, ये लूप किसी भी करंट को इनक्लोज नहीं करता है, नहीं बंद करता है। एम्पियर का सर्किटल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो कहा जाता है कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको हम लोग लूप कहते हैं या क्लोज लूप कहते हैं। तो अब यहां पे ये देखना है कि ये जो क्लोज लूप बन रहा है, दिस क्लोज लूप, P को जो घेर रहा है, ये क्लोज लूप कोई करंट को घेरने का काम नहीं करता है। तो हम बोलेंगे उस लूप के अंदर कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है। तो यहां लिखेंगे नो करंट, नो करंट इज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड अंडर दिस P1 पोजीशन में, अंडर द लूप। इस लूप के अंदर कोई भी करंट हमारा इनक्लोज नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, या सिंपली हम लोग एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, तो ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये BDL होता है, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, और ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये सर्कल का मतलब है क्लोज लूप का इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये होता है म्यू नॉट
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट, या करंट या नेट यानी नेट करंट, यानी जिस लूप के लिए हम ये लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं क्या वो लूप नेट करंट को इनक्लोज करता है, तो कहता है कि यहाँ पे कोई भी करंट वो इनक्लोज नहीं कर रहा है। इट मीन्स के म्यू नॉट इंटू जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यानी फाइनली अगर हम बात करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बी डी एल का वैल्यू निकालते हैं तो ये बी डी एल का फाइनली इंटीग्रल वैल्यू BL होता है और ये जीरो हो गया। L जीरो नहीं हो सकता है, यानी B इक्वल टू जीरो, क्योंकि L कैन नॉट बी जीरो। ये लेंथ है किसी का, उस लूप का वो लेंथ है, तो लेंथ तो जीरो नहीं हो सकता है। अगर वो जीरो नहीं हो सकता है तो दूसरा जो फैक्टर उसका जीरो होगा ही, यानी P1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ नहीं है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, उसका आउटसाइड को पहले देख लेते हैं। तो आउटसाइड को देखने के लिए हम लोग P3 पॉइंट्स को लेते हैं। ये P3 पॉइंट, तो यहां पे हमने कर दिया एट P3 पोजीशन में हमें देखना है। अब P3 पोजीशन में ये जो हमारा लूप है, ये जो लूप हमको नजर आ रहा है, ये लूप हम जो देख पा रहे हैं, दिस वेरी लूप, ये लूप को हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस लूप को, ये लूप हमारा यहां से हम लेते हैं, ये लूप बन गया इस तरह से। यानी ये जो हमारा टोराइड है, जो तार लपेटा गया है किसी भी फ्रेम में, वो जो टोराइड है उसके टोराइड के बाहर का ये पोजीशन आता है हमारा P3। तो अब बाहर के पोजीशन की अगर बात करें तो ये हमारा एक लूप है। ये लूप इस टोराइड को घेरने का काम करता है। तो जब इस टोराइड को ये लूप घेरने का काम करता है, इस लूप के अंदर में, यानी यूं कहा जाए कि अगर हम इस लूप को नाम दे दें कुछ, इस लूप के अंदर में करंट दो तरह का होता है। जैसे अगर कोई एक लूप ले लेते हैं हम लोग और उस लूप में कोई करंट का ये डायरेक्शन आप दिखाते हो, मान लिया करंट यहाँ पे I फ्लो करता है और इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर करते हो आप इस तरह से, तो ये वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है। यहाँ पे एक लूप अगर है तो म्यू नॉट I हो जाएगा, तो म्यू नॉट I कहते हैं, क्योंकि I करंट यहाँ पे फ्लो करता है। अब अगर दूसरा करंट का डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट I, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो जब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो एक दूसरे को ये बिल्कुल नेग्लेक्ट, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हम लोग उसको टोटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है इस लूप के कारण घेरा हुआ, तो ये लूप ने एक टाइप का करंट को घेरा है, जो ये करंट आउटवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड, और दूसरे टाइप का करंट है उसके सिमिलर टर्न में वो इनवर्ड है। तो जितना आउटवर्ड की तरफ डायरेक्शन होता है करंट का, उतना ही इनवर्ड की तरफ है। यानी अगर यूं कहा जाए कि सम टोटल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस वेरी लूप, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते, उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास रह गया P3। अब हमारे पास P3 हमने देख लिया, तो आप P2 को देख रहे हैं हम लोग। P2 अब वैल्यू क्या होता है हमारा, वो देखते हैं। अब ये P2 जो है ये टोराइड के अंदर है। अब ये टोराइड के अंदर है, तो ये P2 जो हमारा एक सर्कल नजर आता है या लूप नजर आता है, जिसको हम एक्सिस ऑफ टोराइड भी कहते हैं, ये करंट को घेरने का काम करता है। ये करंट को घेरने का काम करता है, यानी इस टोराइड के इस लूप के अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो P2 के लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टोराइड का एक्सिस है इस लूप के लिए हम लेते हैं। और मान लिया जाए कि इस टोराइड के रेडियस का वैल्यू जो है, उसका रेडियस कुछ होगा, उसके रेडियस को हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसका रेडियस यहाँ तक, इसका रेडियस कुछ ले लेते हैं हम लोग, R ले लेते हैं। तो इसका रेडियस हमने R ले लिया। तो अब इस हिसाब से
उस टोरॉइड के लिए, इस टोरॉइड के लिए इसके अंदर में जो लूप है, ये लूप जो करंट को घेरने का काम करता है, उसका लाइन इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों BdL, और उसके बाद होता है म्यू नॉट करंट, नेट करंट। नेट करंट वो कितना कवर करता है, नेट करंट कितना को घेरने का काम करता है। तो ये जो लूप है, इस लूप की टोटल लंबाई हो जाएगा, जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं, 2 पाई, यानी लूप का जो लेंथ हो गया वो हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि रेडियस हमने r मान लिया, तो 2 पाई r इस लूप की लेंथ या एक्सिस का लेंथ हो जाएगा। और पर यूनिट लेंथ में मान लेते हैं नंबर ऑफ जो टर्न्स है वो n है। अगर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, अगर पर यूनिट लेंथ लेते हैं, तो ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल जो 2 पाई r इसका सरकमफेरेंस है, वो कितने करंट को घेरता है। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ उसका 2 पाई r है, यानी पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है, और हमारे जो लूप की लंबाई है जिसको हम 2 पाई r कहते हैं, इतने लंबाई में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई r हो जाएगा। और एक टर्न में करंट कितना फ्लो करता है, I, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल टर्न्स हो गया हमारा n इंटू 2 पाई r। और नेट करंट की अगर बात करें कि उस लूप के अंदर नेट करंट क्या है, तो नेट करंट की अगर बात करते हैं I नेट, तो n इंटू 2 पाई r, और एक टर्न में करंट I है तो I से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये n इंटू 2 पाई r इंटू I, इतना हो गया I नेट। अब इस फॉर्मूला में इसको यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेंगे, यहाँ पे BdL की बात करेंगे तो फाइनली वो BL हो जाता है, और ये हो जाता है म्यू नॉट I नेट का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ n हो गया, 2 पाई r हो गया, और इंटू I हो गया, I बोले तो एक टर्न में करंट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिस्प्लेस, तो इसको मैंने यहाँ से इसको कर दिया डिस्प्लेस यहाँ पे। बच्चों आप इसको जूम पॉज करके और इसको जूम करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो तो आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो वैल्यू आता है बच्चों, यहाँ पे वैल्यू आ गया b, ये जो l है इस लूप का लंबाई हो गया, इस लूप की लंबाई यानी सरकमफेरेंस, ये है 2 पाई r, और ये है म्यू नॉट n 2 पाई r इंटू I। अब 2 पाई r को यहाँ से और 2 पाई r को यहाँ से हम अगर कैंसिल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट n I। यही वैल्यू हमारे सोलेनॉइड में भी आया था। सोलेनॉइड के सेंटर में यानी मिडिल में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया था बच्चों, इतना ही आया था, यानी टोरॉइड नथिंग बट वो जो सोलेनॉइड है उसी का एक राउंड शेप कर दिया हमने, इसको बेंड करके दोनों एंड को मिला दिया तो टोरॉइड बन गया। ये वैल्यू बता रहा है कि ये वैल्यू बिल्कुल सिमिलर एज दैट ऑफ सोलेनॉइड। तो ये हुआ आपका टोरॉइड के बारे में। ये आपका 12th में क्लास 12th का फिजिक्स में जो यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, जिससे सोलेनॉइड और टोरॉइड अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल वे में आप इसको कर सकते हो। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।